हेलो एवरीवन, आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम 10 मिनट सीरीज के माध्यम से पूरा का पूरा एक जो टॉपिक है इसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये 10 मिनट सीरीज रहने वाली है आप सभी के फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की, राज व्यवस्था की। और ये जो सीरीज है आपके राजस्थान की जितने भी एग्जाम है, चाहे आप सीईटी दे रहे हैं, सीईटी 10+2 या ग्रेजुएशन, या आने वाले जितने भी आपके आगामी भर्तियां हैं, उन सभी से ही संबंधित ये टॉपिक रहने वाले हैं। और इन टॉपिक को 10 मिनट के अंदर मात्र हम समझने वाले हैं। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक हमारा रहने वाला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो इससे संबंधित आज का ये टॉपिक रहने वाला है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाग 4 जो है हमारा संविधान का भाग 4, उसमें क्या है, आपके भारत के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। आर्टिकल कौन सा है, ये 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक रहने वाला है। और आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये राज्य की जो लोक कल्याणकारी राज्य है, जो वेलफेयर सोसाइटी बनाने को लेकर जो इसकी पूरी की पूरी बातचीत यहाँ रहेगी। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये कैसा है, ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब अगर इसका इनमें से किसी भी नीति निर्देशक तत्व का हनन किया जाता है तो आप न्यायालय में इनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, नॉन जस्टिशिएबल है। और ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने आयरलैंड जो है, आयरलैंड जो देश है उसके संविधान से हमने यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में ऐड किया है। आगे अगर हम देखें तो जो आपका ये 1945 के अंदर एक तेज बहादुर सप्रू समिति आई है, तेज बहादुर सप्रू समिति। और इस सप्रू समिति ने क्या है, जो अधिकार है उसको वाद योग्य और गैर वाद योग्य में विभाजित किया है। तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज थी, मैंने यहाँ पे इसे ऐड करवा दिया है। आगे देखिए तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमें 36 से लेकर 51 तक जितने भी आपके नीति निर्देशक तत्वों के जो आर्टिकल्स हैं उनको क्या करना है, क्रम के अंदर याद करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस है वो इसी तरह से आता है। सबसे पहले देखिए तो आर्टिकल 36 के अंदर क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि स्टेट की परिभाषा क्या है। और ये स्टेट की परिभाषा वही है जो क्या है, सेम आर्टिकल 12 के अंदर दी गई है। आगे देखिए तो आर्टिकल 37 के अंदर क्या है, इसमें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब क्या है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, न्याय योजित नहीं है, गैर न्यायोचित है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम देखें तो इनका क्या है, मूलभूत स्थान है इनका संविधान के अंदर, लेकिन क्या नहीं है, बेसिक नहीं है। और फाउंडेशन क्या है, ये संविधान की नहीं है। तो ये दो बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये मूलभूत स्थान रखते हैं लेकिन बेसिक और फाउंडेशन नहीं है। आगे देखिए तो विधि बनाते समय क्या होगा, राज्य इनका ध्यान रखे, इसलिए क्या है संविधान में लिखी गए हैं। आगे देखिए तो आर्टिकल 38(1) की बात करते हैं। आर्टिकल 38(1) क्या है, राज्य क्या करेगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय जो है वो उपलब्ध करवाएगा। आपका आर्टिकल 38(2) है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, कि आय की असमानताओं क्या करेगा, कम करेगा। कौन, राज्य, कि राज्य जो आय की असमानता है उनको कम करने का प्रयास करेगा। और आपका जो आर्टिकल 38(2) है वो कब जोड़ा गया, वो 44वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ है, 1978 में जब हुआ है उसे जोड़ा गया है आर्टिकल 38(2) को। आगे चले तो हम क्या है, आर्टिकल 39 की बात करते हैं। और आर्टिकल 39 के अंदर आपके ए से लेकर एफ तक क्या है, इतने क्या है यहाँ पे पूरे के पूरे आर्टिकल्स रहने वाले। तो आइए इन्हें याद करते हैं। आर्टिकल 39(a) के अंदर पुरुष और स्त्री की क्या है, जो आजीविका है, जो लाइवलीहुड है, इसकी बात की गई है। बी में संविधान की जो आपके जो समुदाय के जो भौतिक संसाधन है उनमें क्या है, सामूहिक हित में इसका उपयोग किया जाएगा, ये लिखा गया है। आर्टिकल सी के अंदर आपका राज्य क्या करेगा, धन का जो संकेंद्रण है, धन का संकेंद्रण रोकेगा। तो धन के संकेंद्रण को रोकने की बात कहाँ लिखी गई है, आर्टिकल सी के अंदर लिखी गई है। आगे देखें तो आर्टिकल डी जो है 39D, उसके अंदर समान कार्य के लिए क्या मिलेगा, समान वेतन, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो ये बात लिखी गई है। ई के अंदर आपका पुरुष और स्त्री और बालकों के साथ में जो स्वास्थ्य है उनका दुरुपयोग ना किया जाए। मतलब इनके जो आपके जो जितने भी आपके बालक हैं और जो वयस्क है उनके स्वास्थ्य के साथ में कोई दुरुपयोग ना हो, आर्टिकल 39E के अंदर है। और एफ के अंदर क्या लिखा गया है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के क्या मिले, अवसर मिले। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो आपका एफ आर्टिकल है वो कब जोड़ा गया है, आपका 39F यहाँ पे 42वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में हुआ है, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में, तब क्या है आपका 39F जो है यहाँ से जोड़ा गया है। आगे देखिए तो आपका है आर्टिकल 39 कैपिटल ए है ये, तो ये ध्यान रखना है। कैपिटल 39A जो है इसमें क्या लिखा गया है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। मतलब समान न्याय मिले और आपको निशुल्क क्या मिले,
विधिक सहायता मिले, तो ये आपका 39A में जोड़ा गया है। और ये 39A भी आपका 42वां संवैधानिक संशोधन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका 1976 का है, उसमें इसे जोड़ा गया है। आगे चले तो हम आगे आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 40 के बारे में। और आर्टिकल 40 क्या है? ये ग्राम पंचायतों का जो संगठन है उससे संबंधित है। आर्टिकल 41 आपका कुछ दशाओं में जो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए जो अधिकार है, मतलब आप देख सकते हैं जैसे पेंशन मिलना, आपकी जो स्कॉलरशिप होती है, तो ये सब कहाँ है? आपके आर्टिकल 41 के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 42 देखते हैं तो आर्टिकल 42 के अंदर आपका जो काम की न्याय संगत और मानवोचित जो दशाएं हैं, और जात में आपका जो मातृत्व अवकाश है, प्रसूति सहायता है, ये सब का है आपका आर्टिकल 42 के अंदर है। आर्टिकल 43 के अंदर हम देखें तो निर्वाह मजदूरी यहाँ पे लिखा गया है। और निर्वाह मजदूरी के अंदर आर्टिकल 43A है एक, जिसमें क्या होगा? उद्योगों के प्रबंधन के लिए जो कामगार है उनका भाग लेना, तो 43A के अंदर ये है। और 43A जो है वो भी क्या है? आपका 42वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आपका जोड़ा गया है 43A, जो कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का जो भाग लेना है उससे संबंधित है। आगे देखिए तो आपका 43A यहाँ पे है, जो कि 43B यहाँ पे है, जो कि सहकारी समितियों का उन्नयन की बात करता है। और ये जो 43B जहाँ पे सहकारी समितियों की बात की गई है, ये आपका 97वां संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ है? 2011 के अंदर हुआ है, उसमें जोड़ा गया है। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सहकारी समितियों का उन्नयन 43B आर्टिकल में जोड़ा गया है। ध्यान रखना है। आपका आर्टिकल 44 है, समान सिविल संहिता से संबंधित है, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ से आर्टिकल 45, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। कब? आपका 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो देखरेख और जो शिक्षा का उपबंध है वो इससे संबंधित है। और आपको ध्यान रखना है कि 86वां संवैधानिक संशोधन जो है, इसके माध्यम से इसे जोड़ा गया है। और ये कब हुआ है संशोधन? ये 2002 के अंदर हुआ है, ध्यान रखना है। आगे चले तो हम है आपका आर्टिकल 46, जो कि SC ST और जो दुर्बल वर्ग है उसकी शिक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 है आपका जो आपके मादक पेय, जो आपके शराब इत्यादि है उनका सेवन को रोकना, इन सब से संबंधित है। आपके पोषाहार से संबंधित है। आपका आर्टिकल 48 की बात अगर हम करें तो आपको ध्यान रखना है जितने भी आपके दुधारू पशु है, जो गाय, बछड़े और जो अन्य दुधारू पशु, उनके वध से निषेध करना क्या है? आपका आर्टिकल 48 के अंदर लिखा गया है। और अगर हम आर्टिकल 48A की बात करें, आपका A48A, तो ये क्या है? वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। और बात ध्यान रखनी है, जो आपका आर्टिकल 48A है वो कब जोड़ा गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट चल दें तो हम आपका आर्टिकल 49 है, जो कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी आपके स्मारक है, जो संस्थान है, उनकी जो वस्तुएं हैं उनके संरक्षण से संबंधित है, उनके प्रिजर्वेशन से संबंधित है। आर्टिकल 50 हम सबको पता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं, मतलब पावर ऑफ सेपरेशन यहाँ पे देखा जाता है। और आर्टिकल 51 जो है हमारा, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो समृद्धि है इससे संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम बात करें, अब क्या करते हैं हम, जितने भी हमने संवैधानिक संशोधन देखे उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे आपके नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, इसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। अभी अभी हमने बात की, यहाँ से हमने बात किया कि आपके क्या है यहाँ पे, जो आपका 42वां संवैधानिक संशोधन है वो कब हुआ है? 1976 में हुआ है। तो हम देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल इसमें ऐड हुए हैं। तो 39A हुआ है, 39F, 43A और 48A क्या है? आपके 42वें संवैधानिक संशोधन से हुआ है। इनकी चर्चा अभी अभी हमने यहाँ पे कर ली है। आगे चले तो आपका 44वां संवैधानिक संशोधन में 1978 में देखा गया। और इससे कौन सा आर्टिकल जोड़ा है? आपका आर्टिकल 38 जोड़ा है, जो कि आय की असमानता को क्या करता है? खत्म करता है। आगे चले तो हम यहाँ पे आपका क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं यहाँ से, बिल्कुल एक सेकेंड, ठीक है ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने देखा कि आगे क्या देखा हमने, 86वां संवैधानिक संशोधन की बात करी है, 2002 के अंदर हुआ है। और इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा है? आर्टिकल 45 जोड़ा है, जो कि किसके बारे में बात करता है? जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी जो देख रेख है, शिक्षा का प्रबंधन करवाना किसकी जिम्मेदारी होगी? उनके माता पिता की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही अगर हम चले तो आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 में हुआ है। 43B जो है इससे संबंधित है। और सहकारी समितियों क्या करता है? ये प्रबंधन यहाँ से करता है।
और इसके साथ ही हम क्या देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन कौन से जो विचारक है उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से, आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो भारत की सामाजिक और आर्थिक घोषणा पत्र किसे कहा है नीति निर्देशक तत्वों ने, तो आपको ध्यान रखना है BR अम्बेडकर जी ने नीति निर्देशक तत्वों को भारत की सामाजिक और आर्थिक घोषणा कहा है। आगे चले तो सामाजिक क्रांति के कार्यवाहक, सामाजिक क्रांति के कार्यवाहक किसने कहा है और मूल आत्मा की बात किसने कही है, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है DPSP के लिए। आगे देखें तो अतिरेक कर्मकांडी किसने ये शब्द दिया है DPSP के लिए, तो आपको ध्यान रखना है KT शाह ने ये शब्द दिया है। नव वर्ष के वादे जो कि क्या होते हैं जनवरी को टूट जाते हैं, ये किसने कहा है, तो ये नसीरुद्दीन ने कहा है। और पुण्यात्मा लोगों की आकांक्षा मात्र और फेबियन समाजवाद के जनक, ये शब्द DPSP के लिए किसने यूज किया है, तो ये शब्द आपका जेनिंग्स ने यूज किया है, आइवर जेनिंग्स। और स्टूडेंट्स इसी तरह का मैटर क्या है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ के साथ अगर आप जितने भी हमारे पॉलिटिकल साइंस के जितने भी आपके टॉपिक्स है, अगर आप उन्हें MCQ सीरीज से पढ़ना चाहते हैं तो दिव्य दृष्टि क्लासेस का जो हमारा YouTube चैनल है वहां पे रोज दोपहर में 12:30 बजे मेरा लाइव सेशन आता है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले जितने भी राजस्थान की आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें अपना पॉलिटिकल साइंस का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसे और मजबूत कर सकते हैं। और जाते आते आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं और आपको सारी की सारी चीजें जो है एक ही टॉपिक से यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।